हमने स्टार्ट किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स definition है, the isomers which rotate ppl light is called optical isomers. Optical isomers that are mirror image are non-superimposable are called enantiomers. इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज enantiomers. हम बात करेंगे जैसे दो चीजें हैं, हमारा एक हैंड है और ये हैंड मान लो इसका मिरर इमेज है। तो ये जो मिरर इमेज है, इस इमेज को अगर मैं इस हाथ के ऊपर ऐसे करके रखूं तो इस हाथ को ढक नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज enantiomers. मतलब दो इसका जो इमेज है अगर इसको ढक नहीं पा रहा है उसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज enantiomers. अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल की, एक आयन की, जो कि पेयर ऑफ enantiomers की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, that exists as a pair of enantiomers is said to be optically active and और एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जैसे हमारे पास हमने पेयर ऑफ हैंड्स का एग्जांपल दिया ही हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखो आप, ये पेयर ऑफ हैंड्स हमारे पास है। इसको हमने एक मिरर, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड को हमने एक दूसरे का मिरर माना हुआ है। अगर ये मिरर मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह बिहेव कर रहा है और इसको मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा, इस देखो ऐसे बाहर निकल जा रहा है, तो इसको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर मूव करेंगे हम enantiomers को प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो enantiomers में और क्या चीजें हैं। इट इज वन ऑफ द टू stereoisomers that are mirror images of each other and non superimposable is called enantiomers. मैं एक ही लाइन बोलता हूं, non superimposable mirror images are known as enantiomers. ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड फिर से बोल रहा हूं, नॉन superimposable mirror images are known as enantiomers. ठीक है जी। एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन से एक जहां COH लगा हुआ है, वाला पार्ट बेटा COH का है, यहाँ COH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, देन OH लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। मतलब इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये 4 ग्रुप है ना, ये चारों ग्रुप। तो अब इसको हम बोल देते हैं, अगर नॉमेनक्लेचर लिखें, R प्लस लैक्टिक एसिड। R क्यों लिखा गया बाद में आपको सिखाऊंगा मैं। R और S कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड है, लेकिन इसको R प्लस लैक्टिक एसिड बोलते हैं। देखो ये कंपाउंड वैसा ही है, इसमें भी सेम वही सारी चीज लगी हुई है। COH यहाँ, H यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है और CH3 यहाँ पर भी है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है ना। लेकिन इसका नाम देखो क्या लिखा है, S लैक्टिक एसिड। नाम में फर्क है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ है। तो ये दोनों वही है, पेयर ऑफ enantiomers है। मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, जो इमेज है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को ही हम enantiomers का हमने नाम दिया है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज enantiomers. नया टॉपिक है डाइस्टीरियोआइसोमर्स। डाइस्टीरियोआइसोमर्स का मतलब है दैट आर नॉन मिरर इमेजेस, मतलब मिरर इमेज ना हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल। भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होते हैं उसको enantiomers बोलते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेजेस, ना ही सुपर इम्पोज कर सके और ना ही वो मिरर इमेज एक दूसरे को, यहां पे नॉन मिरर इमेजेस आर डाइस्टीरियोआइसोमर्स। नॉन मिरर इमेजेस और डाइस्टीरियोआइसोमर्स। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, देखो यहां पर एक कंपाउंड है जिसका नाम D3 रोज है और इसका नाम है इराइथ्रोज है। इराइथ्रोज है और थ्रोज है, केवल D-थ्रोज और D इराइथ्रोज है। तो इन दोनों में फर्क कहां पे आया, इस पे फर्क है इस वाले कार्बन पे, इसको हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। ठीक है, जहां S था वहां OH कर दिया, जहां OH था वहां पे H कर दिया। तो यहाँ पे एक ओरिएंटेशन में हमने फर्क किया है, तो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। जब इसको आप प्रॉपर बनाओगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीछे वाले एग्जाम्पल को, इसको हम नाम देते हैं डायस्टीरियोआइसोमर। एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है,
एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टीरियो। अब एक नया टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म नाम आपको काफी परेशान करेगा, इंटरेस्टिंग भी है, यही तो इसकी जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक नया अब एक टॉपिक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, छोटे छोटे पार्ट के बारे में डिस्कशन पहले कर लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन जब होती है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है, उसकी जो पाथ है, कैसे बना, क्या टूटा, क्या जुड़ा, कितनी एनर्जी लगी और कितनी हमें मिली, कितना रिएक्शन का रेट क्या है, कितने रेट से आगे बढ़ा, इन सब की स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसमें कोई कंपोनेंट छोटे छोटे यूज करने वाले हैं, उसको हम पहले डिफाइन करें। जैसे बॉन्ड फिजन, बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड को फिजन करना, तोड़ना। तो बॉन्ड फिजन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ब्रेक करना इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। ये बॉन्ड फिजन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक का मतलब क्या है, अब मान लो एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एटम, मतलब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब मैं पेयर ऑफ बॉन्ड जो इसके बीच में है, इस बॉन्ड के बीच में है, उसको मैं ब्रेक करूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज को बढ़ जाए, मतलब ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड in such a way that both the atom or species retain one electron each, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। उसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। अब आता है फिजन दैट टेक प्लेस इन सिमेट्रिकल मैनर, फिजन दैट टेक प्लेस इन सिमेट्रिकल मैनर, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, होमोलिटिक फिजन। जो सिमेट्रिकल मैनर में हो रहा है उसे बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। जैसे बेटा ए टाइप का है, अब यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो उसको क्या बन गया, इस तरह से। ये क्या है, होमोलिटिक फिजन। जैसे CH3 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का दूसरा नाम है होमोलिसिस, होमोलिटिक फिजन का दूसरा नाम है होमोलिसिस। ये द रिजल्ट ऑफ इससे क्या बनता है, इससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और ये सॉल्ट लाइफ होता है इनका, अनस्टेबल होता है, और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। सार्थक समझ में आ रहा है बेटा? ये कैसे टेक प्लेस करता है, मतलब अगर होमोलिटिक फिजन आपको कराना है, तो होमोलिटिक फिजन में हमेशा और हमेशा और हमेशा ध्यान रखना सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका दूसरा नाम यूवी लाइट है। यूवी लाइट हो या हाई टेम्परेचर यूज करें या पेरोक्साइड यूज करें या सनलाइट यूज करें, इस केस में हमें हमारा जो होता है होमोलिटिक फिजन होता है, इसमें होमोलिसिस होता है। अगर हम सनलाइट यूज करते हैं या पेरोक्साइड यूज करते हैं या हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा होमोलिटिक फिजन होता है, मतलब इसकी प्रेजेंस नीड है। और बेटा हेट्रोलिटिक फिजन क्या नाम मतलब, या हेट्रोलिसिस किसका नाम होता है, हेट्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह से हम इसको ब्रेक करें कि वन ऑफ द एटम और स्पीसीज आर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक एटम की तरफ चला जाए, तो दैट फिजन इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन। एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं, अब आपको लिखूंगा H, इस तरफ Cl लिखा हुआ है, इस Cl में हमारे पास ये बॉन्ड पेयर हमने इधर मूव कर दिया है, ये किस तरह का फिजन है, ये आपका हेट्रोलिटिक फिजन है। इससे क्या होगा, यहाँ H पे बन गया, Cl पे माइनस चार्ज बन गया, इस तरह का जो फिजन है दैट इज नोन है इन अनसिमेट्रिकल मैनर। जो फिजन होता है बेटा वो अनसिमेट्रिकल मैनर में यहाँ टेक प्लेस करता है, ठीक है। मतलब अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ ही मूव कर जाते हैं। जैसे AB है,
इसका ब्रेकिंग हुआ। ये पोलर है, पोलर क्यों है? क्योंकि दोनों दो किनारे हैं, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। पोलर सॉल्वेंट का हमने यूज किया है तो ए बी का ब्रेकिंग A प्लस एंड B माइनस हो चुका है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके में तोड़ सकते हो, अगर जैसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हेटेरोलिटिक फिजन का, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन। इसका रिजल्ट क्या होता है हमेशा हेटेरोलिटिक फिजन का? यहां पर कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब होमोलिटिक फिजन जो है और हेटेरोलिटिक फिजन का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसमें लिखा है इफ होमोलिटिक में इन दिस केस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक सिमेट्रिकली। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्रिकली इसको हम ब्रेक करते हैं, जबकि हेटेरोलिटिक में एक कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होता है अनसिमेट्रिकल वे से होता है। पहले वाले में सिमेट्रिकल वे से होता है और दूसरे वाले में अनसिमेट्रिकल वे से हम ब्रेकिंग करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया इसका, होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन का। सेकंड पॉइंट होता है बेटा, फर्स्ट में जब होमोलिटिक फिजन बात करते हैं इसमें जो दो स्पीसीज बनते हैं होमोलिटिक फिजन के बाद, ईच स्पीसीज ऑब्टेन एंड रिटेन, ऑब्टेन करता है और अपने पास रखता है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। हमारे पास दो है, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसमें से हर एक स्पीसीज एक एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन रख करके दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अगर मैं हेटेरोलिटिक की बात करूं, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिटेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो रिटेन करता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल free radicals are formed which carry an odd electron. Electrically neutral free radical are formed which carry an odd electron. इसमें जबकि दूसरे में एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन यहां पे मिलता है, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन यहां पे फॉर्म होगा। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सा? होमोलिटिक फिजन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, जबकि हम हेटेरोलिटिक फिजन की बात करेंगे तो उसके लिए एक मीडियम होगा जिसका जो पोलर होगा, पोलर मीडियम की प्रेजेंस में होना चाहिए। ये दो चीजें। अब बात हम करते हैं रिएजेंट की। रिएजेंट की जब हम बात करेंगे बेटा, तो रिएजेंट की बात करते समय यहां पर हमारे पास जो अटैक करते हैं उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। वो दो टाइप के होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट और एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब कमी इलेक्ट्रॉन की किसी चीज में है और वो अटैक करने जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? जहां पे जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तभी वहां पहुंचेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला चीज। इलेक्ट्रोफाइल मतलब अब जाएगा कहां अटैक करने? जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में वहां पे अवेलेबल। तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब वहां जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन होता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, यहाँ ये हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहलाते हैं। और दे अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सबस्टेट। पहली बात, होते क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जाते कहां है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है उस पे अटैक करने के लिए जाते हैं। दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। दे पॉजेस एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे भी कोई एटम हो सकते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हुआ हो। दे पॉजेस एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे BF3 हो गया। BF3 में आप देखो बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन ही है। AlCl3 हो गया, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसके बस 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दे पॉजेस एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दे आर लुईस एसिड, क्या है? ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्टेट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल H+ है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए बेटा, H+। NO2 भी बोल सकते हो, वैसे NO2 प्लस होता है। ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं। और तीसरा BF3 है
और AlCl3 है। ये हमारे पास पहले वाले क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, मींस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे एक बोरान और एल्युमिनियम कौन से हैं? यहाँ बोरान का बेटा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए BF3 और AlCl3 ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए होगे? तो लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड होते हैं बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, लुईस के अकॉर्डिंग अभी ये आपने पढ़ा था, वहां पे कहां पढ़ा था, प्लस साइन बाद में लगा है, जहां पे आपने पढ़ा था उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। मतलब आपने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम, लुईस एसिड लुईस बेस, वही सेम चीज। अब न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट बता दिया, जिसपे प्लस चार्ज हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या है? जिसपे माइनस चार्ज हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो। मतलब दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो न्यूक्लियस को लव करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो वाले हैं। जब भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मैं कहां जाऊंगा अटैक करने के लिए? मैं वहां जाऊंगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अटैक वहां, दिस अटैक द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां अटैक करता है? जहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का साइट पड़ा हुआ है। ठीक है, दे अटैक द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दे मे बी नेगेटिव चार्ज्ड आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कभी कभी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या इस पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखे। दे पॉजेस एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं नीचे, और इसको हम दूसरे टर्म में लुईस बेस भी बोल सकते हैं। लुईस बेस मैंने क्या समझाया था वहां पे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं वो सारे लुईस बेस होते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सबस्ट्रेट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जहां से दिया जाएगा उसकी तरफ से अगले वाले की तरफ हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल आपके सामने, एक हो गया OH माइनस, एक हो गया Cn माइनस, ये दोनों क्या है? नेगेटिवली चार्ज। वाटर और NH3 क्या है? लोन पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन? वाटर और NH3। OH माइनस और Cn माइनस क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसमें नेगेटिवली चार्ज है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप के हो गए, एक चार्ज और एक न्यूट्रल। तो आपको मैंने अटैकिंग रीजन के बारे में बात कर ली, आपसे एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। अब देखो फिर से बोल रहा हूं, बॉन्ड के तोड़ने की बात कर ली, बॉन्ड फ्यूजन की बात की, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बात की हमने कि भाई अटैक करने वाला क्या क्या, किस किस टाइप का हो सकता है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आते हैं, क्या रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन जाता है? जी नहीं, बीच में और भी चीजें बनती है। जो बीच की चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटा समझ में आ रहा सबको ना? यस। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन क्या बोला जाता है बेटा? कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन का दूसरा नाम कार्बोकैटायन। जो हमने हेट्रोलिटिक फिजन बनाया था ना, हेट्रोलिटिक फिजन किया था, उसमें एक कार्बोकैटायन बना था, एक प्लस चार्ज वाला कैटायन बना था, नेगेटिव वाला एनायन बना था। अगर कैटायन मतलब प्लस चार्ज कार्बन पे होता है तो उसे कार्बोकैटायन नाम देते हैं, और अगर माइनस चार्ज कार्बन पे होता है तो उसे हम कार्ब एनायन नाम देते हैं। कार्बोकैटायन का दूसरा नाम कार्बोनियम आयन भी है। जैसे आपके पास एग्जांपल है ये वाला, आपके सामने जो एग्जांपल है, सी पे प्लस चार्ज, ये क्या है आपका? ये आपका कार्बोकैटायन, ये वाला समझ लिए, ये कार्बोकैटायन। अगर दूसरा बात करें, कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। अगर कार्बोकैटायन के बारे में बात करें तो कार्बन एटम जो होता है उसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां कहां देखो, यहां देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, एक कैसे हाइब्रिडेशन इसकी क्या होती है? इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका जो शेप होता है बेटा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। इसको हाइब्रिडेशन sp2 है किसी का, तो शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप।
ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो कार्बोनियम आयन में बेटा जिसमें 3 CH3 लगे होते हैं वो टर्शियरी कार्बोनियम आयन कहलाता है। इसमें 2 CH3 लगे होते हैं वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन कहलाता है। इसमें 1 CH3 लगा होता है। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे कितने कार्बन की ब्रांचेस जुड़ी हुई, मतलब कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच। टर्शियरी का मतलब एक कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है उससे हमने 3 CH3 ग्रुप लगा दिए या 3 कार्बन वाले ग्रुप लगा दिए। CH3 में कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी एल्काइल या जो भी ग्रुप आपको लगाना उसमें कार्बन होना मस्ट, मतलब उसका डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन से हो, और वो कार्बन 1 से अटैच हो रहा है या 2 से अटैच हो रहा है या 3 से अटैच हो रहा है, मैक्सिमम 3 से हो सकता है। यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है तो 3 बॉन्ड बन सकते हैं, तो या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा या तो टर्शियरी। तो कार्बोकैटायन के पार्ट कितने हो गए, 3 हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ये अपने आप में इसके पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने आप में एक्सेप्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट इज अ लुईस एसिड। क्या होते हैं ये, लुईस एसिड होते हैं। जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ये क्या हो गया, ये आपका लुईस एसिड। समझ गए होगे लुईस एसिड के बारे में भी। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो, बताओ, पूछो। नहीं होगी। अब हम जनरल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जनरली हम बात करें साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, और वो भी 3 बार साइक्लोप्रोपाइल लिखना है। इस साइक्लोप्रोपाइल के स्ट्रक्चर कैसे बनता हो, कुछ ऐसे बनता है, प्रोपाइल हो गया। और अगर ऐसे तीनों तरफ से इसको हमने ऐसे घेर लिया, यहां प्लस चार्ज लगा दी, तो बोला जाता है बेटा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। याद रखना होगा आपको इसकी स्टेबिलिटी सबसे। ऐसे 2 साइक्लोप्रोपाइल लगे हो तो उसे बोलते हैं डाई साइक्लोप्रोपाइल। अभी क्या था, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, फिर हुआ डाई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, मतलब जिसमें 2 ऐसे लगे हुए, ऐसे ग्रुप 2 लगे हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो, H लगा दिया। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी। फिर तीसरे में स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रोपोलियम आयन की होती है। ट्रोपोलियम आयन की होती है। ट्रोपोलियम आयन क्या होता है, उसको और बनाया जाए, यहाँ पे याद करना बेटा ये सारी चीजें। कुछ ऐसे बनता है, देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया, ये क्या हो गया, साइक्लो ट्रोपोलियम आयन इसको। उसके बाद एक फिनाइल वाला आता है, मतलब एक साइक्लोप्रोपाइल वो आता है। पहले 3 साइक्लोप्रोपाइल वाला, फिर 2 साइक्लोप्रोपाइल वाला, फिर ट्रोपोलियम आयन होता है। उसके बाद ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, मतलब एक कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप, बेंजीन ग्रुप लगे, एक बेंजीन यहां पे लगा दो, एक बेंजीन यहां लगा, इसको ट्राइफिनाइल बोलते हैं। 3 बार में फिनाइल ग्रुप लगा, ठीक है। ट्राइफिनाइल कर लो, फिर डाइफिनाइल कर लो, फिर फिनाइल कर लो। इसमें रेजोनेंस की वजह से होता है। 3 बार फिनाइल लगा दिया, फिर 2 बार फिनाइल लगा दिया, फिर 1 बार, जैसे 3 बार वो लगाया था साइक्लोप्रोपाइल लगाया था, वैसे इसमें 3 बार, 2 बार, 1 बार। फिर क्या आता है, ये वाला ग्रुप आता है, देखो आपके सामने लिखा है ये, इसमें प्लस चार्ज है और रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस मतलब प्लस यहां चला आ सकता है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होती है। फिर किसकी होती है, ऐसे कार्बोकैटायन की जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसे कार्बोकैटायन की जिसकी डिग्री 3 हो, फिर उसके बाद 2 डिग्री वाला, फिर कौन डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन, 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन और 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। फिर आता है CH3 प्लस, और उससे भी कम होता है जब C डबल बॉन्ड C के ऊपर प्लस चार्ज है। क्यों ऐसा क्यों होता है, C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो जो कार्बन इस वाले A वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ए वाला भी आपका sp हाइब्रिडाइज है, s करेक्टर इसमें बढ़ जाता है। इस कार्बन की, लास्ट वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए,
क्योंकि उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। समझ गए हो? तो कार्बोकैटायन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम माइनस वाले के बारे में बात करते हैं। कार्बोनाइन की थोड़ी प्रॉपर्टी जानते हैं। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि इसके 3 बॉन्ड भी हो गए और एक लोन पेयर भी हो गए। उसी पेयर को हम माइनस से भी डिनोट करते हैं कहीं। जैसे कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। कार्बन एटम possesses 8 electron in its outermost shell. sp3 hybridization and carry a lone pair of electron. Its shape is pyramidal. It can donate an electron pair to an electrophile to form a covalent bond. It is a Lewis base. It is a Lewis base. मिथाइल कार्बोनियम आयन है, CH3 माइनस आयन है। ठीक है, अगर हम कार्बोनियम आयन में बात और भी करें तो कोई चैट आ रहा है क्या? चेक करता हूं। अभी चेक करूंगा बेटा प्रीवियस स्लाइड के बाद। कार्बन आयन क्या है? इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या होता है? ये एक लुईस बेस होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें मेथाइल कार्बोनियम आयन CH3 माइनस है। अब इसमें आप देखो बेटा CH3 माइनस यहाँ पे बना हुआ है, फिर से करता हूं। ये CH3 माइनस बना हुआ है बेटा। एक में कौन सी डिग्री का हो गया? ये डिग्री इसकी 3 हो गई। दूसरे CH3 माइनस की डिग्री कितनी हो गई? उसकी 2 हो गई। अगले वाले कितनी हो गई? इसकी बेटा 3 हो गई, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 1, इसकी हो गई 0। इसमें उल्टा ऑर्डर कैसे हो गया? इसमें उल्टा ऑर्डर कैसे हो गया भाई? वहां तो जिसकी डिग्री ज्यादा थी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, या जिसकी डिग्री ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। इसको ऐसे समझते हैं, एक कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल हैं और हम CH3 की मदद से उसे और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। हम CH3 की मदद से उसे और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेटा। जब डोनेट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि 3 CH3 मिलकर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे हैं और उस पे माइनस पहले से है, पहले से उसके पास निगेटिव है। आप डोनेट करोगे तो स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बन आयन की बात करें तो देखो, अगर मैं ऐसे बात करूं, ऐसे कार्बन आयन की जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड। बेटा ऐसे बात करने के लिए हमें इसका हाइड्रेशन निकालना पड़ता है, जो कि sp2 और sp3 में कैटेगराइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज भी एक डायरेक्शन को शो करता है, sp2 एंड sp2। तो हम अगर बात करेंगे बेटा इसकी कि किसका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, बेटा जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसा कि आप जानते हो जिसका एस करेक्टर ज्यादा होता है, पहले sp हाइब्रिडेशन है उसका एस करेक्टर 50% है, दूसरे में sp2 उसका एस करेक्टर 33% है, तीसरा sp3 है उसमें एस करेक्टर 25% है। जिसका बेटा एस करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें एलाइल या बेंजाइल कार्बन आयन की, थ्रू प्राइमरी एंड मोर स्टेबल देन सिंपल प्राइमरी एल्काइल कार्बन आयन ड्यू टू देयर चेंजेस। तो एलाइल कार्बन आयन मतलब जब जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है उस कार्बन से C डबल बॉन्ड C जुड़ा हो, या उस कार्बन से बेंजीन जुड़ा हो। जो कार्बन का प्लस चार्ज है वो एलाइल के थ्रू रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या बेंजीन के थ्रू रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नॉर्मल कार्बन आयन से
ज्यादा होती है, रीजन उसमें रेजोनेंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रेजोनेंस होकर दिखा दिया गया। बेंजीन का एग्जांपल है, यहाँ पे एक बेंजीन बना हुआ है, यहाँ दो बेंजीन है बेटा, यहाँ तीन बेंजीन है। जिसमें ज्यादा बेंजीन होगा उसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, और जिसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा उसमें रेजोनेंस, मतलब वही रेजोनेंस ही ज्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एलाइल या बेंजाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिग्री बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन सिंपल वाले की, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट टाइप की चीज लगती है, वहां डिग्री बढ़ने के साथ घटती है। दोनों में फर्क है। पांचवा पॉइंट, एलाइलिक के बाद बेंजाइलिक का एग्जांपल और है। जिसको बेंजाइलिक है, अभी तो डिग्री की बात होगी, बेंजाइलिक की बात होगी। अब हमने यहाँ पे एक चीज लगा दी, NO2 ग्रुप लगा दी। इस वाले में क्या लगा, इस वाले में हाइड्रोजन लगाया, क्या है OCH3। ये तो रेजोनेंस के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इसको और इनहेंस कर रहा है। किसको, रेजोनेंस को और इनहेंस कर रहा है, रेजोनेंस को और बढ़ावा दे रहा है कि आओ यहां भी डिलोकलाइज करो, मेरे पास भी आ जाओ। OCH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अंदर डालता है रेजोनेंस के थ्रू, एक कम कर रहा है रेजोनेंस को। NO2 रेजोनेंस को बढ़ाता है, OCH3 रेजोनेंस को कम करता है। तो जो बढ़ाता रेजोनेंस को, उसका जो इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी का, वो ज्यादा होता है। अगर NO2 का स्टेबिलिटी का इफेक्ट ज्यादा है तो इसमें तो रिवर्स लिख दिया गया है, रिवर्स तो सही नहीं है, इसका उल्टा आर्डर होगा अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, CH2-। ठीक है, जिसमें NO2 लगा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें OCH3 लगा है वो कम स्टेबल। जो ऑर्डर, जो साइन लगा था उसको रिवर्स कर। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल मतलब C पे, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब ऐसी बात की जा रही है जिस कार्बन के ऊपर ऐसे होमोलिटिक फिजन के थ्रू, जो ये द स्पीसीज हैविंग ट्राइवैलेंट कार्बन, उसकी वैलेंसी 3 है, बेरिंग नो चार्ज एंड हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फ्री रेडिकल। या तो उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कोई ना कोई। वैसे ऑड इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, अदरवाइज 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। जो फ्री रेडिकल होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो फ्री रेडिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, हेंस कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करते हैं। जब मेथाइल फ्री रेडिकल की बात करें, कार्बन अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मेथाइल फ्री रेडिकल के केस, ये वाला हो गया आपका फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स कैसे बात करते हैं, जैसे ट्राई फिनाइल मेथाइल, फिर बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथाइल, फिर विनाइल। फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल की बात वही आती है रेजोनेंस वाली, जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा। जैसे ट्राइफिनाइल मेथाइल में तो क्या होता है, 3 फिनाइल लगा दे, एक फिनाइल ऊपर लगा दे, एक इधर लगा दे और एक इधर लगा दे, तो ए रेडिकल यहां भी घूमेगा, यहां भी घूमेगा और यहां भी घूमेगा। बेंजाइल फ्री रेडिकल जो होगा, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल पड़ा उससे बेंजीन से अटैच है, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एलाइल फ्री रेडिकल, जिस पे फ्री रेडिकल है वो C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ। 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल, ये सब फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी, ट्राइफिनाइल मेथाइल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बेंजाइल का उससे कम होगा, एलाइल का उससे कम होगा, 3 डिग्री का उससे कम होगा, 2 डिग्री का उससे कम होगा, 1 डिग्री का उससे कम होगा, मिथाइल का उससे कम होगा, विनाइल का उससे कम। इसी चीज को डायग्राम के आधार पे आपके सामने दे दिया गया है, जिसका स्ट्रक्चर बने। ठीक है बेटा, अब हम कार्बीन के बारे में बात करते हैं, ये भी एक इंटरमीडिएट है। अब वर्ड आता सिंगलेट और एक वर्ड आता ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन, कार्बीन क्या है, कार्बीन
सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन दो नाम है, has two non-bonding electron are paired and present in the same orbital. मतलब क्या हुआ, अगर हमने मान लो इसको ऐसे समझो, ऐसे पहले चार बने हुए थे, कि पेयर रख लें, अगर ये निकल के चले गए तो अगर ये पेयर्ड है और सेम ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में है बेटा, तो हम इसको क्या बोल दें, sp2 हाइब्रिडेशन। कि कैसा होगा, इट इज प्लेनर एंड एंगुलर, एक प्लेनर होगा ये और एक एंगुलर। ट्रिपलेट कार्बिन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखेगा इन डिफरेंट आर्बिटल। ट्रिपलेट कार्बिन आल्सो कॉल्ड बाई रेडिकल और बाई वैलेंट फिरेटिक, बाई रेडिकल और बाई वैलेंट फिरेटिक, ठीक है ना। ट्रिपलेट कार्बिन इज sp hybridized and shape is angular। सिंगलेट आपका ये हो गया, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, सिंगल ऑर्बिटल में होते हैं, और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, उसको ट्रिपलेट। इन जनरल ट्रिपलेट जो कार्बिन होता है इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट जो होता है मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन। अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मेन इफेक्ट आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, मीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इन्वॉल्व होगा यहां पे, कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। इट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड सिकल सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड का यहां कोई लेना देना नहीं, कि क्या है, एक परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगे और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देंगे। ये हमेशा परमानेंट इफेक्ट होता है, इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है विद डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑपरेट होता है, ऑपरेट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे बॉन्ड है, तो Cl ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, किसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड कर उस पर डेल्टा नेगेटिव आ गया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन था उस पर डेल्टा 1 पॉजिटिव मैंने लिखा, उसके बगल वाले कार्बन पे डेल्टा 2 पॉजिटिव लिखा और उसके बगल वाले कार्बन पे डेल्टा 3 पॉजिटिव। ध्यान रखना, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होती जाती है। डेल्टा 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, डेल्टा 2 पॉजिटिव से, फिर डेल्टा 3 पॉजिटिव सबसे कम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज दो टाइप, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या आर ग्रुप होता है बेटा, जो C2H5 है, या फिर CH के साथ 2 CH3 लगा हुआ है या 1 CH3 लगा हुआ है। और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, खींचने वाले ग्रुप होते हैं। NO2 ग्रुप, X, साइनाइड, COH, OH, NH2, ये जितने ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं। और ऊपर वाले जितने ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन से हैं, ऊपर वाले हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप कौन से हैं, नीचे वाले। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ एमीन।
क्या एक्सप्लेन करता है, इसका एप्लीकेशन कहां यूज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ एमीन को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, स्तुति समझ में आया बेटा? आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। आगे सर। दैट, हाँ कुछ बोल रहे हो बेटा? बेटा एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बाद में भेज दूंगा मैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इज, क्या होगा प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर? ओ पे माइनस है, CO माइनस है, C जिसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, अगला C उसके बाद 2 CH2 लगा हुआ है, अगला C जिसके बाद माइनस चार्ज है उस पे, बस मतलब इस पे आप इसकी डिग्री 1 हो गई। CH3 CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे केवल CH3 एक लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं। तो प्लस आई का मतलब होता है, प्लस आई का मतलब होता है लेना, सॉरी देना, माइनस आई का मतलब होता है लेना। अब एक ग्रुप है जो एक सिस्टम से कनेक्ट है, सिस्टम का मतलब एक कार्बन के सिंगल बॉन्ड की चेन है, इससे अगर कोई ग्रुप कनेक्ट है और उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो उस पर प्लस आएगा, और अगर अपनी तरफ लेता है तो माइनस आएगा। तो जो अगर ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें बेटा, तो ये सब ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आपको लिखा हुआ है कि किसकी पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की ज्यादा होती है या देने की पावर ज्यादा होती है। दोनों चीजें आपको समझनी है, लेने की पावर किसकी ज्यादा होती है और किसकी देने की पावर ज्यादा होती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट का ऊपर मेंशन है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये कहां लगा के हमें देखना है, इस कार्बन में जहां हाइड्रोजन उसके प्लेस पे लगा देंगे कि भाई ये ले पा रहे हैं ज्यादा अच्छी तरीके से या दे पा रहे हैं। जैसे क्लोरीन है, और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन के प्लेस पे क्लोरीन लगाता हूं, हाइड्रोजन के प्लेस पे फ्लोरीन लगाता हूं, तो फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचे कंपेयर टू क्लोरीन। तो अगर मैं इंडक्टिव खींचने वाले इफेक्ट की बात करूं, उसकी पावर की बात करूं कि कितना खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो फ्लोरीन ज्यादा खींच पाएगा जबकि क्लोरीन कम खींच पाएगा। इसलिए क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट बेटा फ्लोरीन से कम है। कौन सा? खींचने का इफेक्ट, अपनी तरफ खींचने का इफेक्ट, अपनी तरफ टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचने का इफेक्ट किसका? फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का कम है। तो अपनी तरफ ग्रुप अपनी तरफ जब खींचता है इलेक्ट्रॉन को तो उसे माइनस आई के नाम से जानते हैं, जो अपनी तरफ से पुश करता है इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसे प्लस आई के इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाला प्लस आई है और नीचे वाला माइनस आई है। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, ये आपको याद करना है, इसके ऑर्डर्स को थोड़ा समझना भी है। तो NH3NO2 क्यों ज्यादा है, NO2 का क्यों कम है, NH3 का क्यों ज्यादा है, रीजनिंग कर करके इसको याद करना है। ठीक है, तो अपना टाइम देना, अगली क्लास में रीजनिंग करा के बताऊंगा आपको किसकी ज्यादा और क्यों ज्यादा है। इस पर एप्लीकेशन करोगे अपने आप रीजनिंग होगी उसकी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है उसमें सबसे पहला इफेक्ट आपने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और इंडक्टिव इफेक्ट केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही होता है। मेन पॉइंट फिर से रिवाइज कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, सिग्मा बॉन्ड पर ही होता है, और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ये दो टाइप का होता है, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई वहां राइज होता है जहां ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को दे देता है, वहां प्लस आई। जहां ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है वहां पे माइनस आई। तो दो चीजें होती हैं, एक तरफ प्लस आई होता है, एक तरफ माइनस आई। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इज, आपको बताया गया है, फिर से देख लो। और फिर मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट भी बताया, और यहां से फिर हम यहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट पे ही
अपनी क्लास को खत्म करेंगे।